दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आने वाले दिनों में उस पे डे टू डे बेसिस पे चर्चा की जाएगी। मुद्दा है धारा 370, जो अनुच्छेद या आर्टिकल 370 है भारत के संविधान में कश्मीर को लेकर चर्चा उस बात की है। दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जैसा हम आम तौर पे देखते हैं कि प्रॉपर्टी का झगड़ा हो गया या किसी ने मेरी जमीन को हथिया लिया, या एक नॉर्मल डिवीजन ऑफ स्टेट जैसे तेलंगाना बना या बाकी राज्य बने। ये ऐसा आसान वाला मुद्दा नहीं है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये सिर्फ नेशनल नहीं, इसमें इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हमें समझने होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तैयारी कर ली है कि इस गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो और कुछ ना कुछ निर्णय निकले, क्योंकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये कह के कि जो 370 आर्टिकल 370 जो हटाया गया है वो सही नहीं है, और दूसरा पक्ष ये कहता है ये एक टेम्पररी प्रोविजन था, इसको हटाना सही है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम सही था या गलत। दोस्तों, दोनों ही स्थिति में चैलेंजेस बहुत हैं। ये एक बहुत मुश्किल केस है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी बहुत सीरियस होंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज और इसके बाद कुछ और वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें हम बहुत विस्तार से और बारीकी से चर्चा करेंगे कि 370 का मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। क्या इतना आसान है कि भारत सरकार ने अगर निर्णय ले लिया है तो उसको माना जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट को यही कहना होता तो सुप्रीम कोर्ट आज भी कह सकता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए अपना मन बना लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना मन बना लिया है तो हमें भी एज ए जागरूक नागरिक इस बात की समझ होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है और इस मुद्दे में किस किस तरह के बयान कौन कौन से पक्ष रख सकते हैं। एक एक करके इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कानून, ये सिर्फ धारा 370 नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये वीडियो और आने वाले वीडियो जो मैं 370 से संबंधित बनाऊंगा, आपको निश्चित रूप से बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। एज ए नागरिक आप लोगों ने बहुत सारी डिबेट टीवी पे देखी होगी, लेकिन तथ्यों के आधार पे डिबेट नहीं हो रही है, इमोशंस पे हो रही है, सुपरफिशियल पॉलिटिक्स पे हो रही है। लेकिन इसके आगे और बहुत कुछ है जिसको हमें समझना होगा। दोस्तों, जहां तक बात है कश्मीर की, कश्मीर में इंटरेस्ट है पाकिस्तान का। जिस समय से देश बंटवारा हुआ है तब से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर अपने आप में एक मुद्दा बना हुआ है। उसी तरह से अगर हम बात करें चाइना की, चाइना ने भी अपने आप को पाकिस्तान के साथ जोड़ के और भारत के कश्मीर के हिस्से पे कब्जा करके इसमें अपने आप को एक पार्टी बनाया है। तो कश्मीर का इंटरेस्ट में, अगर कश्मीर की मैं बात करूं तो चाइना का भी इंटरेस्ट कश्मीर में है। फिर बात आती है ओआईसी कंट्रीज की, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कश्मीर है उसमें मुस्लिम आबादी बाकियों से ज्यादा है, वहां मुस्लिम माइनॉरिटीज नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। तो जब वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटीज नहीं है तो ओआईसी कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट भी पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर में बढ़ जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है उसका इंटरेस्ट रहेगा। यूएस क्योंकि हर जगह अपने आप को एक मठाधीश के रूप में पेश करता है, तो यूएस का ऑब्जर्वेशन आना वाजिब है, क्योंकि अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन वो बोलते हैं। लेकिन कितने हैं, क्या हैं, वो देखना पड़ेगा। जब 370 हटाया गया था तो टर्की और मलेशिया का रिएक्शन हुआ था। ट्रेड से हटने की बात हुई थी, डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ने की बात हुई थी, और भारत और टर्की और मलेशिया के बीच में संबंध बिगड़े भी थे। इस बात को भी हमें समझना होगा।
बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार मानते हैं, उनका शोर मचाना भी वाजिब है। उनमें से बहुत सारे देश में हैं, जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय भी हैं जिसको फोर्ड फाउंडेशन या जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भी फंड करते हैं भारत के खिलाफ। और कुछ बाकी एकेडमिशियंस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो आर्टिकल लिखते हैं अपने देश में बैठ के। उस समय वो टेररिज्म को नहीं देखते हैं, उनको ह्यूमन राइट दिखता है कि आतंकवादियों का ह्यूमन राइट क्यों हैरेस किया जा रहा है या क्यों कम किया जा रहा है। बहुत सारे लोग उस पर भी बात करते हैं। और इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और सितंबर में दुनिया के करीब 20 से 30 राष्ट्राध्यक्ष भारत में होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टाइमिंग भी, कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अभी इसकी हियरिंग करनी थी या G20 के बाद, या हियरिंग जारी रहे लेकिन जजमेंट G20 के बाद आए या पहले आए, इसके अपने मायने हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के जो हम आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी है, इसमें ग्लोबल मीडिया का इंटरेस्ट भी है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और हर तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जहां मैं कभी कभी वास्तव में सोचता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ये कितना चुनौती भरा काम है। क्योंकि अगर कोई भी जजमेंट उनका आता है और अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि अगर वो ये कहते हैं निर्णय गलत है, तो क्या भारत की छवि ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? जनता का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि देश का जनमानस तो कहता है कि 370 हटना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो एज ए टेम्परेरी प्रोविजन का प्रोविजनिंग किया गया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो भारत का जो संविधान देखेंगे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर पार्ट 21 देखें संविधान का, तो उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। पार्ट 21 यानी कि भाग 21, तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। इस सब भूमिका के बाद अब हम आते हैं 370 को लेकर। मैं सीधा आज इस पे 370 पे ना जाके आपको थोड़े और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कश्मीर से संबंधित है, और क्यों कश्मीर का मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया और क्यों उसमें इतना इंटरनेशनल इंटरेस्ट है। इस बात को हमें समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 आर्टिकल 370 उसका हिस्सा है। ये टेम्परेरी फिनोमेना है। अगर ये टेम्परेरी फिनोमेना है तो इतना लंबा क्यों चला, क्या कारण था, इसकी हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 370 को हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें लीगल पॉइंट निकल के आते हैं। उनके जवाब हमको समझने और ढूंढने जरूरी है। वो जवाब आसान नहीं है और इसीलिए मेरी निगाह रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस खास प्रोविजन को, जिसकी मैं चर्चा करूंगा, आर्टिकल 370 का एक प्रोविजन है, उस पे मेरी निगाह रहेगी। अगर उसका आंसर मिल जाता है तो 370 का प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हम एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन उस प्रोविजन का आंसर नहीं मिल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा? करेगा तो किस रूप में करेगा, इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा, क्योंकि उसके दोनों साइड्स हैं और वो ही एक्चुअली एक जो पहरा वहां दिया हुआ है 370 में, पूरी समस्या की जड़ वही निकल के आती है। फिर 35A, ये प्रावधान है या नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट से पास हुआ था प्रावधान? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था या नहीं था? इसके अपने लीगल सिग्निफिकेंस पे हम चर्चा करेंगे। 370 और 35A के साथ साथ एक आर्टिकल 3 भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है क्योंकि भारत सरकार जब भी किसी राज्य की सीमा का निर्धारण करती है, बंटवारा करती है या राज्यों को किसी दूसरे राज्य की सीमा से जोड़ने का प्रस्ताव करती है, तो ये आर्टिकल 3 में दिया गया प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत सरकार अगर चाहती है, मीन्स भारत सरकार मतलब पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट चाहती है तो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, नाम बदला जा सकता है, वगैरह वगैरह।
कश्मीर के मामले में आर्टिकल 3 का क्या स्टेटस रहेगा, इसको भी हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या कहता है? इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रावधान है। क्या वो वास्तव में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था या एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था? इसको समझना जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी चर्चा हमने कभी भी मीडिया में सुनी नहीं। इस बात को मैं आपके सामने रखूंगा, वो एग्रीमेंट वो हमें समझना होगा। और अगर आप चाहें तो मैं एक एक करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आपके सामने चर्चा करूंगा आने वाले दिनों में, खासकर कश्मीर और 370 को लेके, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। 370 की मैंने आपसे बात करी, 35 की मैंने बात करी, आर्टिकल 3 की बात करी। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मैंने आपके लिए स्पेशली निकाला है, 1956। इसमें बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग प्रोविजंस हैं, उसकी व्याख्या करना भी जरूरी है, उसको हमें समझना होगा। और इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के साथ साथ फिर एक आजाद कश्मीर को लेके एक कराची एग्रीमेंट हुआ था, उस पर हम चर्चा करेंगे। वो अप्रैल 1949 का था। तो वो क्या था? फिर जब कन्फ्लिक्ट हुआ कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान में, तो कुछ यूएन रेजोल्यूशन हुए, और जिसकी चर्चा हमेशा पाकिस्तान करता है, प्लस जिसको हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि पीस एंड ऑर्डर को लेके उन्होंने ये बार बार कहा कि आप प्लेबिसाइड पे जाइए, मतलब जनादेश के देखिए कि जनता क्या चाहती है। लेकिन प्लेबिसाइड के लिए कुछ कंडीशंस रखी थी यूएन रेजोल्यूशन, उसकी मैं चर्चा करूंगा कि क्या वो रेजोल्यूशंस, वो कंडीशंस पूरी हुई, और नहीं हुई तो क्या आतंकवाद जो भारत की और पाकिस्तान ने भेजा, क्या वो इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान की दृष्टि से, ताकि यूएन रेजोल्यूशन भी उनको कंसल्ट कर लिया जाए। मतलब हम वो ये कह सकें कि हमने, देखिए, यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से हमने सारे प्रावधान कर दिए, लेकिन आतंकवाद के माध्यम से उन्होंने अपना एजेंडा जारी रखा। तो एक डबल गेम पाकिस्तान ने खेला है यूएन के साथ, वो क्या है उसकी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसी तरह से एक ट्रूस एग्रीमेंट हुआ था, मतलब शांति समझौता, कि कोई एक दूसरे पे हथियार नहीं चलाएगा, थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल सी आएगी, उसके क्या प्रावधान है उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ था, ताशकंद डिक्लेरेशन। लाल बहादुर शास्त्री जी वहां गए थे साइन करने, और वहां उनकी डेथ हुई थी। ताशकंद डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था, उसकी चर्चा भी मैं आपके साथ डिटेल में करूंगा, कि क्यों ताशकंद एग्रीमेंट को लेके ये कहा जाता था कि वो शायद अनफेयर ट्रीटी थी, ये अनफेयर डिक्लेरेशन था, और कौन लोग उसके पीछे थे, ये हमें समझना होगा। उसके बाद 71 के वॉर की बाद हमने शिमला एग्रीमेंट किया था। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि जब शिमला एग्रीमेंट हमने किया, हम पावर ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे थे, हमने वो लड़ाई जीती थी, बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। उसके बाद भी हमने शिमला एग्रीमेंट इस भाषा के रूप में क्यों साइन किया जहां ऐसा लगे कि हम एक वीक पार्टी। ये मेरा असेसमेंट, आप कह सकते हैं कि नहीं आपका गलत है, मैं मानता हूं इस बात, लेकिन अगर मैं भाषा पढ़ता हूं शिमला एग्रीमेंट की, तो ऐसा लगता है कि हम क्या दुनिया के सामने, या जो उस समय पॉलिटिकल लीडर थे, वो अपनी इमेज के लिए ज्यादा चिंतित थे या भारत के इंटरेस्ट के लिए ज्यादा चिंतित थे। कभी कभी से सवाल निकलते हैं जब आप इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं, इस एग्रीमेंट की लैंग्वेज को, और बड़ा विचित्र लगता है कि जब आप एक स्ट्रेंथ ऑफ पावर में हैं और आपने अपने लेजिटिमेट राइट्स भी नहीं मांगे और एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। मतलब बड़े विचित्र स्थिति उस एग्रीमेंट लैंग्वेज की है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और फिर हुआ था लाहौर डिक्लेरेशन, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जब वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ लाहौर में मिले थे, और उसके बाद कारगिल हमें मिला था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर हमें 370 को ढंग से, या कश्मीर की स्थिति को समझना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को समझने और पढ़ने के बाद मैं आपसे एक बात ये कह सकता हूं, कश्मीर का सॉल्यूशन शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाएगा।
क्योंकि अगर इसका आंसर इतना आसान होता और अगर सिर्फ दो ही बातें हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि मान लीजिए कि भारत सरकार का निर्णय सही है, तो पाकिस्तान कहेगा हम मानते नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, भारत सरकार का निर्णय गलत है, तो भारत के खिलाफ बहुत सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे। इस बात को हमें समझना होगा। अब सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को लेकर काम कर रहा है, तो स्कोप ऑफ जजमेंट या स्कोप ऑफ हियरिंग क्या होगा? क्या इसको रीडिफाइन किया जाएगा? क्या जजमेंट पे जाया जाएगा, सब्सटेंशियल मैटर पे जाया जाएगा, या प्रोसीजरल मैटर पे जाया जाएगा? अगर आप प्रोसीजर पे जाते हैं तो हाँ, उसमें कुछ सवाल निकल सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उसके सब्सटेंशियल मैटर पे जाता है कि 370 को हटाना सही था या गलत, तो ये एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर संभालना। तो आने वाले दिनों में हम इन पे चर्चा करेंगे। जो मैंने आपको कहा कि इन हर प्रावधानों को लेके क्रोनोलॉजिकली कौन सी चीज कब हुई, कैसे हुई, इसकी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इस वीडियो को आप शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, ये जब आप देखेंगे, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। ये मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको एज ए कि अपने मन में जो मेरे विचार हैं मैं वो नहीं रख रहा हूं, मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, तथ्य रख रहा हूं, एविडेंसेस रखूंगा, डॉक्यूमेंट्स रखूंगा, ताकि आप लोग एज ए जागरूक नागरिक जब भी आप टीवी पे या किसी भी यूट्यूबर की चर्चाएं सुने, तो आपको खुद ये पता लगे कि क्या ये चर्चाएं सही दिशा में हैं या गलत जा रही हैं, क्योंकि आपके पास उनसे ज्यादा शायद फैक्ट्स होंगे। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं आप तक वो फैक्ट्स पहुंचाऊं। मजा तो तभी है कि जब हम आधार पे लेके बात करें। ओपिनियन तो कुछ भी हो सकती है, बेसलेस ओपिनियन भी हो सकती है, इलॉजिकल भी हो सकती है, अनजस्टिफाइड भी हो सकती है, और पर्सनल ओपिनियन भी हो सकती है। तो ओपिनियन के आधार पे शायद 370 की चर्चा उचित नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल डायमेंशंस और इंटरनेशनल डायमेंशंस। तो उम्मीद है दोस्तों, आज जो मैंने आपसे चर्चा करी, आपका इंटरेस्ट होगा इन टॉपिक्स पे। अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आप इस चर्चा में जुड़ना चाहते हैं। क्या मैं एक एक करके डिटेल में आपके साथ चर्चा करूं, या आप चाहते हैं कि ये सारी चर्चा समरी करके एक ही एपिसोड में 15-20 मिनट में इसको खत्म कर दिया जाए? आपका क्या मत है, आपका क्या मन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका फीडबैक आता है तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और मेहनत करूंगा आप तक सही जानकारी पहुंचाने की। आपने मेरे साथ टाइम लगाया, इस महत्वपूर्ण चर्चा के आधार को समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तुरंत मिलता हूं थोड़े समय बाद एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम डिटेल में चर्चा शुरू करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक वंदे मातरम।